हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। अगर आप भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारी क्लास को और सारे पॉइंटों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। 100% आज की क्लास है। आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और दोस्तों पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला प्रश्न कहा गया है कि विश्व की पहली वर्टिकल सिटी कहां बनकर तैयार हुई है। संयुक्त अरब अमीरात में हुई है, सऊदी अरब में हुई है, चीन में हुई है कि जापान में हुई है। इसको आप नोट कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी कहां पर बनकर तैयार हुई है तो आपको नोट करके रखना है सऊदी अरब। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किस मिशन के तहत तो आपको याद रखना है नियोम मिशन। नियोम दोस्तों नियोम करके मिशन है। इस मिशन के तहत विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बनकर कहां पर तैयार हुई है, सऊदी अरब। अब दोस्तों सऊदी अरब की बात आई है तो यहां से मैं आपको 2 से 3 चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपसे कह दिया जाए रब अल खाली, कौन सा रब अल खाली, और दोस्तों कौन सा नैफूद। अगर आपसे कह दिया जाए रब अल खाली और नैफूद मरुस्तल, ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सऊदी अरब में पाए जाते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ से आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? अगर आपसे कह दिया जाए होप मिशन, होप मिशन ये दोस्तों किसका मिशन है तो आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है। और दोस्तों ये किस लिए भेजा गया था, ये मंगल मिशन है। कौन सा? मंगल मिशन है। इस बात को भी आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का एक मिशन और है। कौन सा? तो आपको मैंने नोट कराया था राशिद। ये दोस्तों राशिद ये किसके द्वारा भेजा गया है, संयुक्त अरब अमीरात। और दोस्तों ये कौन सा मिशन है, ये चंद्र मिशन है। इस बात को भी आप नोट कर लें। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे, इनको आप नोट करके रखें। और दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जिसने पहली बार अपना पहला कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। अगर आपसे कह दिया जाए कृत्रिम सूर्य, खुद का कृत्रिम सूर्य बनाने वाला देश कौन सा है, चीन। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत की पहली सरकारी स्वामित्व ऑनलाइन टैक्सी सेवा कहां पर प्रारंभ हुई है। तमिलनाडु, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की पहली सरकारी स्वामित्व ऑनलाइन टैक्सी सेवा ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, केरल के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राज्य लिखे हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं। तमिलनाडु, अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अगर आपसे कह दिया जाए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। अगर इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाए तमिलनाडु का दोस्तों कौन सा डांस है, भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी आप नोट करके रखें। और भरतनाट्यम की एक बहुत ही फेमस नृत्यांगना कौन है, रुक्मणी देवी। एसएससी जीडी की परीक्षा में 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया है। अगर आपसे कह दिया जाए बिहार में क्या स्थित है, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। अब आप कमेंट कर बताएं डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और डॉल्फिन को दोस्तों 2009 में क्या किया गया था, गंगोएटिक एनिमल के रूप में शामिल किया गया था। आप सबको पता होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आपको कमेंट कर बताना है कि डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपने क्वेड संगठन का नाम सुना होगा, वैसे ही I2U2 ये संगठन है, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। भारत, इंग्लैंड, इजराइल, अमेरिका।
क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें I2U2 इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, ये इंग्लैंड, ये शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कौन कौन से देश शामिल हैं, आई से इंडिया, और दूसरा आई दोस्तों किस लिए, इजराइल। एक आई दोस्तों किस लिए है, संयुक्त अरब अमीरात UAE, और तीसरा दोस्तों किसके लिए यू है, ये दोस्तों अमेरिका के लिए USA। इसको आप नोट कर लें। I2U2 में कौन कौन शामिल है, ये भारत शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है, और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों एक संगठन है क्वेड। क्वेड अगर आपसे कह दिया जाए क्वेड संगठन, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सा दोस्तों, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और एक कौन है, अमेरिका। ये दोस्तों 4 देश किस में शामिल हैं, ये क्वेड संगठन में शामिल हैं। और इनका जो युद्धाभ्यास होता है उसको कहते हैं मालाबार। मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन देश भाग लेते हैं, ये 4 देश भाग लेते हैं। कौन कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और दोस्तों क्वेड संगठन, इसकी संकल्पना किसने दी थी, शिंजो अबे ने दी थी। कब दी थी, 2007 में दी थी। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं क्वेड संगठन की 2022 में बैठक कहां पर आयोजित हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो आप नोट कर लें उस सवाल को, 5 अक्टूबर को। कब, 5 अक्टूबर को दोस्तों डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। इसको आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्वेड संगठन की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी। इसका जवाब मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, तब तक इसका जवाब आप कमेंट कर बताएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ चली। इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगाइएगा। परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है ये सवाल, और दोस्तों अब तक ये 3 से 4 बार तरह तरह की परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है। दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से कटरा, कोयम्बटूर से सिडनी या गांधीनगर से मुंबई, यहाँ से मैं आपको 5 सवाल बताऊंगा। 5 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से चलाई गई है, तो आपको याद करके रखना है, कोयम्बटूर से सिडनी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कोयम्बटूर से शिरडी साईं बाबा यहां तक चलिए कौन सी, भारत की पहली गौरव योजना, सॉरी दोस्तों, भारत गौरव योजना तहत पहली निजी ट्रेन। इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया है दिल्ली से वाराणसी, इसमें चली भारत वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों किसके बीच में चली है, तो आपको याद रखना है दिल्ली से वाराणसी। अगर आपसे कह दिया जाए भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन, सेकंड चलिए दिल्ली से कटरा, तीसरी दोस्तों कहाँ चलिए, गांधीनगर से मुंबई, और चौथी कहाँ चली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चौथी चलिए दिल्ली से ऊना। दिल्ली से ऊना इसके बीच में चली चौथी वंदे भारत ट्रेन। इसको भी आप याद कर लें, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको याद होगा बजट में कितने ट्रेनों का उल्लेख किया गया था, 400 वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख किया गया था, जो आज से पहला वाला बजट पेश किया गया था। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, रेलवे के द्वारा टक्कर रोधी प्रणाली विकसित की गई है। अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जब भी एक पटरी पर दोनों ट्रेनें आएंगी तो आपस में टकराएंगी नहीं, रुक जाएंगी। ये दोस्तों किस कारण रुकेंगी, वो कौन सी प्रणाली थी जो विकसित की गई थी, इसका जवाब आप कमेंट में छाप कर बताएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि हिंद की चादर किसे कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु नानक देव को। ये सवाल भी रिपीट हुआ है इसीलिए इसको लिया गया है। हिंद की चादर किसको कहा जाता है, तो आपको नोट कर लेना है गुरु तेग बहादुर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा के रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों यहाँ से मैं आपको 1 से 2 चीजें बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपसे कह दिया जाए 26 दिसंबर इसको क्या मनाया जाता है, वीरवाल दिवस। वीरवाल दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद कर लेना है 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपसे सवाल क्या क्या पूछे थे, तो आपको याद रखना है कवच, टक्कर रोधी प्रणाली दोस्तों कौन सी थी, कवच। इसको भी आप नोट कर लें। अगर 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाती हैं तो आपस में टकराएंगी नहीं, रुक जाएंगी। इसके लिए कौन सी प्रणाली विकसित की गई थी, कवच प्रणाली विकसित की गई थी। इस बात को भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि स्टार्टअप दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। यह सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अभी हाल ही में एसएससी जीडी की परीक्षा में इसका मंत्रालय पूछा गया था, इसको आप नोट करें। 23 जनवरी को मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाते हैं, 8 सितंबर को मनाते हैं कि 27 सितंबर को मनाते हैं। ये चारों डेटें महत्वपूर्ण हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको नोट कर लेना है, ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। किसके? वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? ये दोस्तों स्टार्टअप, इसको भी आप नोट करके रखें। इसके अलावा बात करते हैं 23 जनवरी, तो आप सबको पता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। किसकी दोस्तों जन्म दिवस है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा 8 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 8 सितंबर। 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाते हैं? पर्यटन दिवस। इसको भी आप नोट कर लें। ये चारों सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए, इनको आप नोट करके रखें और पूरी क्लास को अटेंड करें। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल हूबहू छपने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वर्तमान समय में लक्षद्वीप के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, प्रफुल्ल पटेल हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैं, डॉक्टर बी डी मिश्रा हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों वर्तमान समय में लक्षद्वीप के राज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई बहनों, आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग चाहते हैं कि सभी राज्यों के राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए अलग से। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आने वाली सारी परीक्षाओं में वहाँ से सवाल बनेगा, 100% बनने वाला है। कमेंट करके बताएं किस किस राज्यों के राज्य और उनके दोस्तों क्या राज्यपाल, इससे संबंधित वीडियो लाई जानी चाहिए। जल्दी से आपको कमेंट करना है, वीडियो लाई जानी चाहिए कि नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं। दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट सचिव पूछा गया है। विनय मोहन क्वात्रा, अजय कुमार भल्ला, गिरधर अरमाने, राजीव गौबा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये चारों नाम अति महत्वपूर्ण हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव इस कौन है, तो आपको नोट कर लेना है राजीव गौबा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं पूरे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा ये कौन है? विदेश सचिव हैं। ये कौन है? विदेश सचिव। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? विदेश सचिव हैं। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला ये कौन है? गृह सचिव हैं। गृह सचिव। इसके अलावा गिरधर अरमाने ये कौन है? रक्षा सचिव हैं। रक्षा सचिव। दोस्तों इन चारों सवालों को आप नोट कर लें, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? विदेश सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला कौन है? गृह सचिव हैं। और गिरधर अरमाने कौन है? रक्षा सचिव हैं। और दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस बात को भी आप याद रखें, मंत्री अलग होता है, सचिव अलग होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे मंत्री पूछे तो आप क्या कहेंगे? जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। आपको याद होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, यहाँ पर दोस्तों वैन नहीं होगा, यहाँ पर वैन होगा। थोड़ा सा मिस टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर प्रारंभ हुई है, इसको आप वैन कीजिएगा पहले। क्या है दोस्तों? वैन। ये दोस्तों कहाँ पर शुरू हुई है, तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों गाजियाबाद में शुरू हुई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें और क्या महत्वपूर्ण है, अयोध्या, यहाँ पर क्या दोस्तों बनाया गया? लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो आपको याद रखना है ये अयोध्या में किया गया है। इस बात को आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है,
आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्वास स्वरूपम प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा, इनको आप नोट कर लें। 100% आपकी परीक्षा में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। विश्वास स्वरूपम इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया था? तो आप सबको पता है राजस्थान में किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थान में भी दोस्तों कहाँ पर? नाथ द्वारा राज संबंध और दोस्तों कहाँ पर है? नाथ द्वारा। और दोस्तों किसकी प्रतिमा है ये? दोस्तों भगवान शिव जी की प्रतिमा है। किसकी? भगवान शिव जी की प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है। कहाँ पर दोस्तों स्थापित की गई है? राजस्थान। राजस्थान में भी दोस्तों कहाँ पर? राजसमंद नाथ द्वारा। इसको आप याद कर लें, ये चारों नाम अति महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों हैदराबाद में कौन सी प्रतिमा है? तो आपको याद होगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। कौन सी? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। इस आंकड़े को भी आप याद कर लें, आपसे पूछा सकता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में एक और है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर स्थित है? पाली, राजस्थान में। महाराष्ट्र में दोस्तों क्या है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। महाराष्ट्र में भी दोस्तों कहाँ पर? लातूर में स्थित है। गुजरात में कौन सी स्थित है? तो आप सबको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। और किसने बनवाया था? तो आपको याद होगा राम सुथार। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कमेंट में छाप कर बताएं ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैं आपको नोट कराऊंगा, इनको आप नोट करें। तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, पांचवा स्थान है, दूसरा स्थान है। दोस्तों आपको बता दें वायु शक्ति सूचकांक इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको याद करना है ये तीसरा स्थान है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा के रखें। और दोस्तों सैन्य शक्ति के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। कौन सा दोस्तों? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के मामले में अपना भारत देश चौथे स्थान पर है। लेकिन वायु शक्ति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो आपको याद रखना है तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा दोस्तों एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि ऑपरेशन पोलो इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद। हैदराबाद इसको अभी आप नोट कर लें। 1948 का है ऑपरेशन पोलो। इस बात को भी आप याद रखें। अब आप कमेंट करके बताएं वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें और क्लास के अंत तक बने रहें। यकीन माने आज की क्लास आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास होगी। हमारा अगला सवाल कहता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैं आपको नोट करा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। 43वां स्थान है, 150वां स्थान है, 180वां स्थान है या 54वां स्थान है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ट्रैवल एवं टूरिज्म इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको नोट करना है ये 54वां स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब बात करते हैं 43वां स्थान। इसके अंदर क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। 150वां स्थान किसके अंदर है? तो आपको याद होगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वां स्थान है। 180वां स्थान किसके अंदर है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक।
प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 180वां स्थान है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैं बोल रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। अगर आपसे कह दिया जाए मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। और खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 136वां स्थान है। इसके अलावा भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान है? 87वां स्थान है। और भुखमरी के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है। और इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए शांति सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। और लैंगिक अंतराल सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? तो भी 135वां स्थान है। इसको भी आप याद कर लें। ये 8 से 10 200 स्थान जो मैंने आपको नोट कराए, इनको आप नोट कर लें। और एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, चीन, श्रीलंका। अब तो ये सवाल आपको रट गया होगा क्योंकि कई बार इस सवाल को कराया जा चुका है। एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन, दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आप सबको पता है समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इसको आप लिख लीजिएगा, समरकंद। और 2023 में कहाँ होगा? तो आप सबको पता है अपने भारत देश में होने वाला है। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट कर लेना है। इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना। दोस्तों वहाँ पर संघाई भी ऑप्शन में होगा, गलत मत करके आइएगा। सही आंसर क्या होगा? बीजिंग। बात करते हैं दोस्तों एससीओ, इसमें कितने मेंबर शामिल हैं? इसके अंदर कुल 9 मेंबर शामिल हैं। नवीनतम मेंबर दोस्तों कौन सा है? ईरान। ईरान दोस्तों नवीनतम मेंबर है, इसको भी आप नोट कर लें। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं इंडोनेशिया, यहाँ पर क्या हुआ? तो आप सबको पता है G20 की बैठक 2022 में कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। और इंडोनेशिया में भी कहाँ पर? बाली में। ये भी आपको याद होगा। और दोस्तों इंडोनेशिया यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? तो आपको याद होगा आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आप सबको पता होगा। अब आप कमेंट कर बताएं आसियान में कितने मेंबर होते हैं। इसका जवाब कमेंट में छाप कर बता दें आप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% ये सवाल छपेगा। दोस्तों कौन से क्रम का है? 12वें क्रम का है। लेकिन दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको नोट कर लेना है। इसका आयोजन हुआ है फिजी में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा इसके ऊपर आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? फिजी में। दोस्तों आपको बता दें विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप सबको पता है 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 10 जनवरी 1975 इसको पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। और दोस्तों इसका 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? फिजी में। इस बात को भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 इसकी थीम क्या थी? दोस्तों यहाँ पर 4 थीमें लिखी हैं। चारों थीमें अति महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी थीम क्या थी? तो आप सबको पता है इसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा के रखें। दोस्तों योग दिवस दोस्तों ये कौन से क्रम का था? ये 8वें क्रम का था। ये योग दिवस कौन से क्रम का था? ये 8वें क्रम का था जो 2022 में मनाया गया। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? योग दिवस की। और दोस्तों कब मनाते हैं? 21 जून को। ये तो हो गई दोस्तों बेसिक जानकारी। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है? मानवता के लिए योग। दोस्तों अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, ये किसकी थीम है? जल दिवस की। ये दोस्तों जल दिवस की थीम है। और जल दिवस कब मनाते हैं? तो आप सबको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। दोस्तों 8 बिलियन की दुनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 11 जुलाई इसको क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। और जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी इस बार? 8 बिलियन की दुनिया, जनसंख्या दिवस। और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो मैंने आपको दोस्तों क्या क्या बताया, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इनकी थीम क्या है, ये सब चीज़ें आपको नोट होनी चाहिए। सवाल एक है, लेकिन दोस्तों वहाँ से आपको 8 से 10 सवाल दिए जा रहे हैं। लगभग दोस्तों आपको मैं आज
कम से कम 200 से 250 सवाल बताऊंगा, सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल दोस्तों कहता है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? राजेश तलवार की, गुंडप्पा विश्वनाथ की, आलोक चक्रवाल की, विनोद राय की। ये भी सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं में, एसएससी ऐसे ही सवालों को पूछता है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी पुस्तक है? राजेश तलवार की पुस्तक है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। बात करते हैं आलोक चक्रवाल, ये दोस्तों इनकी एक पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। कौन सा? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है आलोक चक्रवाल। विनोद राय, इनकी एक पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है विनोद राय की पुस्तक है। दोस्तों गुंडप्पा विश्वनाथ, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनका नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य की योजना है? एक योजना आपकी परीक्षा में फिक्स है, आना ही आना है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो आपको नोट कर लेना है मुख्यमंत्री मितान योजना, ये किस राज्य की योजना है? ये छत्तीसगढ़ की योजना है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप याद कर लें। और यहीं की एक योजना है दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये किसकी योजना है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की योजना है। इसके अलावा हरियाणा की दोस्तों कौन सी है? ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना किसकी है? हरियाणा की। और एक है खेल नर्सरी योजना, ये किसकी योजना है? ये दोनों योजनाएं हरियाणा की हैं, इनको भी आप नोट कर लें। कर्नाटक की दोस्तों ये दो योजनाएं आपको नोट करनी है। कौन कौन सी? काशी रथ यात्रा, काशी, यहाँ पर क्या होगा? रथ, काशी रथ यात्रा। इसके अलावा एक योजना है विनय समरस योजना। विनय समरस योजना किसकी है? कर्नाटक की योजना है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगा लें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, ये चारों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति आयोग, इसका संबंध किससे? अनुच्छेद 338 से। दोस्तों आपको पूरी जानकारी देते हैं। पहले अनुसूचित जाति आयोग, इसका अनुच्छेद संबंध कौन था? 338 है। फिर होता है 89वां संविधान संशोधन, कौन सा? 89वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कौन सा? 89वां। कब का है? 2003 का है दोस्तों। फिर 89वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ये क्या हो जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। और इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाता है? अनुच्छेद 338 ए। अगर आपसे कह दिया जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, तो दोस्तों क्या लगाएंगे आप? अनुच्छेद 338। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, कौन सा? जनजाति, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 ए। इस बात को आप नोट करें, अति महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 343 दोस्तों आपको याद होगा, ये दोस्तों किससे? राजभाषा से संबंधित है, ये दोस्तों राजभाषा से संबंधित है, आप सबको याद होगा। अनुच्छेद 352, ये दोस्तों क्या होता है? ये राष्ट्रीय आपात। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बता दें। ये जितने सवाल मैंने आपसे पूछे कमेंट में आपको सारे जवाब लाइन से बताने हैं। ये सारे सवाल भी अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर, इनको आप सीरियसली कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। 1976, 1978, 2002, 2003। तो आप सबको नोट कर लेना है 44वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष से संबंधित है? 1978। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण क्या आपको याद रखना है? तो आपको याद रखना है जो संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को किससे मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया। और संपत्ति का अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल 300A इसके अंतर्गत आता है, इसको भी आप नोट करके रखें। अब आपको याद रहेगा 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों बात करते हैं 1976, इसमें क्या है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब का? 1976 का है। 2002 का कौन सा दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन है इसके अंदर। और दोस्तों 2003 का तो मैंने अभी आपको बताया था 89वां संविधान संशोधन। इतनी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और आज के अंतिम सवाल की ओर। हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? शायद इस सवाल को मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन दोस्तों इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये निकलती महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती कौन सी? नर्मदा नदी। कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? कोडागू जिला। कोडागू जिला से निकलती है कौन सी? कावेरी नदी। इसके अलावा पेरियार नदी दोस्तों, इस पर एक बांध बहुत ही महत्वपूर्ण स्थित है जो बार बार पूछा जाता है, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर। इतनी चीज़ें आपको याद करके रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दोस्तों कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज के सवाल कैसे लगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों सपोर्ट बनाकर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी परीक्षा के लिए। जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अपना सपोर्ट अपना प्रेम बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।